नमस्कार। पक्ष विपक्ष में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जायरा अली। शुरुआत करेंगे अपने इस खास बुलेटिन की। अगले महीने की 3 तारीख को विधानसभा की अंधेरी पूर्व सीट के लिए उपचुनाव होना है और इस सीट पर ज्यादातर हिंदी भाषी और मराठी मतदाता ही निर्णायक स्थिति में हैं। लेकिन बीजेपी ने यहां से गुजराती भाषी मुर्जी पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद क्षेत्र में ये चर्चा चल रही है कि कहीं ये फैसला बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। इसकी एक वजह पटेल के खिलाफ बीजेपी के भीतर भी काफी अंतर विरोध बताया जा रहा है। बीजेपी के नेता भी इस खतरे को भांप रहे हैं, इसीलिए शिवसेना को हराने के लिए शिंदे गुट का एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने की जुगत भी लड़ाई जा सकती है। हालांकि शिंदे गुट के एक नेता ने कहा, यह बहुत जोखिम वाला काम है। अगर हम एक पूर्व शिव सैनिक की विधवा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो शिव सैनिकों में इसका गलत संदेश भी जा सकता है। 2019 में अंधेरी पूर्व की विधानसभा सीट पर चुनाव जीतने वाले शिवसेना विधायक रमेश लटके के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। शिवसेना ने यहां से दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा रमेश लटके को उम्मीदवार बनाया। राजनीति के जानकारों का कहना है कि अंधेरी में केवल नागरदास रोड का जो पट्टा है, सिर्फ उसी में ज्यादातर गुजराती वोटर हैं। बाकी पूरा चुनाव क्षेत्र उत्तर भारतीयों का गढ़ माना जाता है। इसके बावजूद शिवसेना के रमेश लटके यहां से विधायक चुने जाते थे। इसकी 2 वजह थीं। एक तो 3 बार वे स्थानीय नगर सेवक रहे थे, उनका अपने इलाके में अच्छा जनसंपर्क था। दूसरे, उनके फेवर में मराठी वोटर एकजुट होकर वोटिंग किया करते थे। 2014 में बीजेपी ने इस समीकरण को तोड़ने की भी कोशिश की थी। योजनाबद्ध रूप से उसने यहां से अपने उत्तर भारतीय उम्मीदवार सुनील यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन 2014 की मोदी लहर के बावजूद शिवसेना उम्मीदवार लटके ने सुनील यादव को हराकर चुनाव जीता। वहीं 2019 में शिवसेना बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा और सीटों के बंटवारे में ये सीट शिवसेना के खाते में गई। लेकिन बीजेपी के मुर्जी पटेल ने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा। कहने वाले कहते हैं कि उन्हें बीजेपी का अंदरूनी समर्थन था। उन्हें 2014 में बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी सुनील यादव की तुलना में 1580 वोट कम मिले और शिवसेना के रमेश लटके को 9956 वोट ज्यादा मिले। इस बार उपचुनाव की खासियत यह है कि इस चुनाव में न तो शिवसेना के रमेश लटके जीवित हैं और न ही बीजेपी के सुनील यादव। इसका खामियाजा शिवसेना और बीजेपी दोनों को उठाना पड़ सकता है। खासकर बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि शिवसेना को इस बार कांग्रेस और एनसीपी दोनों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस का इस चुनावी क्षेत्र में कम से कम 30 से 35 हजार वोट बैंक है, क्योंकि 2014 में कांग्रेस के सुरेश शेट्टी को यहां से 37 हजार से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं 2019 में कांग्रेस के अमीन कुट्टी को 27 हजार ज्यादा वोट मिले थे। ये वोट इस बार शिवसेना के खाते में जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अंधेरी पूर्व के इस चुनाव में शिवसेना को सहानुभूति का डबल फायदा भी हो सकता है। एक तो रमेश लटके के अपने निजी संपर्क और समर्थन का फायदा उसे मिलेगा, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव को मिल रही सहानुभूति का फायदा भी मिल सकता है। बीजेपी के लिए मुश्किल की बात यह भी हो सकती है कि सुनील यादव उत्तर भारतीय उम्मीदवार थे, इसीलिए उन्हें उत्तर भारतीयों के वोट बड़ी तादाद में मिलते थे। लेकिन इस बार गुजराती भाषी मुर्जी पटेल को उत्तर भारतीयों का इतना समर्थन मिलेगा, इस पर अभी संशय बना हुआ है। परेशानी इससे आगे भी है। बीजेपी के उत्तर भारतीय नेताओं को भी लग रहा है कि अगर मुर्जी पटेल यहां से चुनाव जीत गए तो उत्तर भारतीयों के हक का एक चुनावी क्षेत्र उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल जाएगा। इसीलिए वह अभी से माहौल बनाने में लग गए हैं। बीजेपी के एक कद्दावर उत्तर भारतीय नेता ने कहा कि मुर्जी पटेल की इमेज तो पूरे चुनावी क्षेत्रों में बिल्डर लॉबी के आदमी की है। इलाके के नेता उसे पसंद नहीं करते। 2019 में उसे इसलिए वोट मिल गए थे क्योंकि तब बीजेपी का कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं था। इस बार उत्तर भारतीय पटेल को कितने वोट मिल पाते हैं ये कहा नहीं जा सकता। और इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक कुमार कपिल जी जुड़ गए हैं, शिवसेना नेता हैं। इसके अलावा अश्विनी शाही जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। और रत्नेश मिश्रा कांग्रेस प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। अश्विनी शाही जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। अब 3 तारीख को ये उपचुनाव होना है और मुर्जी पटेल को बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। ऋतुजा लटके उद्धव गुट वाली शिवसेना से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। कैसा मुकाबला आप इसमें देख रहे हैं? मुकाबला जो है ही नहीं। मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी, वहां पर पटेल साहब जो उम्मीदवार बनाए गए हैं उनके प्रत्याशिता पर जो है मुहर जनता वहां की लगा चुकी है।
वो सारे ना उत्तर भारतीय और मराठी और उस पर मत देखिए जायरा जी, वो देखिए कि कितने भाजपा के वोट हैं वहाँ। ये सारे भाजपाई वो जो वहाँ पर वोट हैं वो उनको वोट दे रहे हैं, ना उसमें गुजराती, ना उसमें मराठी, ना उसमें उत्तर भारतीय। ये सीधा भाजपाई वोट है उनको जो मिल रहा है, और अपार जन समर्थन के साथ वो बहुत ही अच्छे मार्जिन से चुनाव को जीतेंगे। जी, तो आप कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के नाम पर ही उन्हें वोट मिलेंगे, तो हमें यहाँ पर जातीय समीकरण नहीं देखना चाहिए। लेकिन 2014 में तो मोदी की बहुत अच्छी लहर चल रही थी, तब भी एक उत्तर भारतीय उम्मीदवार उतारा गया था सुनील यादव के तौर पर, मगर फिर भी वो हार गए थे वहां से। देखिए, कभी कभी समीकरण जो है गड़बड़ हो जाते हैं, कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा समीकरण सही होता है, कभी कुछ दूसरा विरोधी प्रत्याशी ज्यादा बेहतर हो जाता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जो पटेल साहब को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, वो पटेल साहब एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। वहां पर उस इलाके में उनके लोगों की संख्या भी है, भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व भी है, उत्तर भारतीय भी हैं वहाँ, गुजराती भी हैं, मराठी भी हैं, और सब मिलाकर जो मैंने पहले कहा कि भाजपाई हैं, वो लोग वहाँ उनको समर्थन करेंगे। और जो सुनील जी की बात आप कर रही हैं, उस समय हो सकता है कोई समीकरण हो गया हो इधर उधर, तो कुछ वोट से वो हार गए थे, तो ऐसा होने वाला नहीं है इस समय। ठीक, लेकिन इस सीट पर शिवसेना का ही दबदबा हमें देखने को मिला है। अभी जो सीट भी खाली इसी वजह से हुई है क्योंकि वो शिवसेना के उम्मीदवार थे, लटके जो जीते थे यहाँ पर, और अब उनकी पत्नी उद्धव गुट की तरफ से चुनावी मैदान में है। जी, एकदम आपका कहना सही है, और हो सकता वहां पर एक वो भी है, उसको हम उसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं कि इनको एक सहानुभूति की वोट भी लटके साहब की पत्नी को मिलेगा, और हम लोग भी उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम अपने बूथ का मैनेजमेंट बेहतर कर रहे हैं, हम अपना बूथ को मजबूत कर रहे हैं, इसलिए हम उनकी प्रत्याशिता को चैलेंज देने की स्थिति में आकर खड़े हुए हैं जायरा जी। आने वाले दिनों में अब चुनाव होने दीजिए, अभी तो कहना कुछ वो होगा, हम तो हर व्यक्ति कहेगा कि हम चुनाव जीत रहे हैं, मगर जिस दिन वोट पड़ जाएगा उस दिन आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी। चलिए ठीक है। अशोक कुमार कपिल जी, आपको क्या लगता है? अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के नाम पर ही वोट मिलने वाला है, जो जातीय समीकरण है वो मायने नहीं रखते हैं यहाँ पर। आप कितना सहमत हैं इस बात से? क्या लगता है आपको? ऋतुजा कितना बड़ा मुकाबला देंगी अब मुर्जी पटेल को? इनको बीजेपी, पहले आपका बड़ा धन्यवाद एपीएन जी का, जो आपने हमें यहाँ बुलाया डिबेट में। ये तो दशहरे की रैली में सब देख चुके हैं कि किसकी जीत है किसकी हार है। एक शिंदे जी का गुट, जो बागी नेता के जो जिन्होंने गद्दारी करी है, वो गुट के नेता जिनको कहते हैं कि हमारा गढ़ है, उनको सीट ही नहीं मिली, उनको बीजेपी ने सीट ही नहीं दी इनको, तो जबकि वो कहते थे कि हमारा गढ़ है जो हमेशा जीतते आए हैं। ठीक है जी, तो हमारा तो एक तरफा है, ये सारा माहौल एक तरफा है। अभी इनको पता चल जाएगा, वो जनता इनको बहुत कुछ सिखाने वाली है, इनको अभी आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तो इनकी मनमानी चल रही है, आने वाले समय में जो है हमारा भी आएगा। जी, तो आपको लग रहा है कि आप ही की जीत होने वाली है इस बार, और आप ही के पक्ष में इस बार? आपको किस हिसाब से ये लग रहा है? आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी चीजें जो आपके पक्ष में जाने वाली हैं? जो उनका जो लटके जी का जो व्यक्तित्व था, जो हमेशा जीते हमेशा आए हैं, और जो उनको सिंपैथी मिलेगा उनकी, हमारी मिसेस लटके जी को, और जो आपने देखा हो कि जो रैली जो दिखा दिया उस पब्लिक में, जो सिंधे जी की रैली है वो जो हमारी रैली में दिखा दिया कि उस ग्राउंड से भी 7 किलोमीटर तक जो पब्लिक वहां पर थी, अंदर जगह नहीं मिल रही थी। तो पब्लिक को इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा है कि वो। लेकिन रैली की जो आप बात कर रहे हैं, तो शिंदे गुट की जो रैली हुई थी उसमें तो काफी समर्थन उन्हें मिल रहा था, और मंच पर भी काफी नेता वहां पर मौजूद थे, देखने को मिला था। सारे विरोधी गुट के थे, जो असली जो पब्लिक थी, जो वोटर है, वो तो आपने देखा है कि वो अपना हमारे उद्धव जी की रैली में थे, आपने देखा होगा। वोटर तो वही है ना, वो बागी गुट के थोड़ी वोटर। नहीं, जनता देखिए, जमावड़ा जो जनता का जुटा था वो उधर भी जुटा था। खैर, उस पे हम फिलहाल अभी बात नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़िए। रत्नेश जी, आपको क्या लगता है कि कैसा मुकाबला उपचुनावों में इस बार रहने वाला है? आपके हिसाब से क्या आकलन है? क्योंकि अश्विनी शाही जी कह रहे हैं कि बीजेपी के ही नाम पर वोट मिलेगा, और जो ऋतुजा जी हैं जो उद्धव गुट की तरफ से खड़ी हुई हैं चुनावी मैदान में, उनको पूरा समर्थन मिलेगा, ये कह रहे हैं अशोक कुमार जी। क्या कहेंगे? देखिए जायरा जी, सबसे बड़ी बात, अभी जब मैं भाजपा के प्रवक्ता बंधु को सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि हमने बूथ को मजबूत किया, और बूथ मजबूत करने के बाद हम क्या कहते हैं, लड़ाई में आए। इसका मतलब ये लड़ाई में है लेकिन जीतने की स्थिति में नहीं है। इनकी ये भाषा शैली ही बता रही थी कि चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। तो वहां पर कांग्रेस और उद्धव गुट की जो समर्थित प्रत्याशी हैं, उनकी आपने रैली भी देखी है, जैसा अभी कपिल जी कह रहे थे, और हम वहां चुनाव जीतेंगे।
क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आकर शिंदे गुट के लोगों ने जिस तरह से पार्टी को धोखा दिया, वो जनता है, सब जानती है कि कौन जनता का सच्चा साथी है और कौन जनता के साथ खिलाफ जाता है। तो ये तो पक्का हो चुका, हमारी सीट तो जीती हुई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की अभी भाषा शैली बता रही थी कि वो अपने आप को बाहर समझ रहे हैं। और दूसरी बात रही उत्तर भारतीयों के जिस वोट बैंक की ये बात कर रहे हैं, उत्तर भारतीयों के रिश्तेदार बिहार और उत्तर प्रदेश में भी हैं। मैंने तो जितने लोगों से वहां पे बात की है, सबको कहा कि कांग्रेस और उद्धव गुट के प्रत्याशी को सपोर्ट करिए, क्योंकि हम जानते हैं ना उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या छीछालेदर मचा रखी है। उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार ने किस तरह से तानाशाही का राज मचा रखा है। तो हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, फिलहाल मुंबई की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अश्विनी शाही जी, आप कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी के नाम पर ही वोट मिलेगा, लेकिन देखिए जो मुर्जी पटेल हैं वो गुजराती हैं और जो ज्यादा वहां पर जो लोग रहते हैं, जिन इलाकों में लोग रहते हैं, उत्तर भारतीय हैं, हिंदी भाषी हैं। तो किस तरीके से आप ये बात कह रहे हैं कि ज्यादा वोट उन्हें मिलने वाला है? हालांकि गुजरात से ताल्लुक रखने वाले लोग भी उस एरिया में रहते हैं, लेकिन उसकी जो संख्या है वो काफी कम है। और ये कहीं ना कहीं आपकी पार्टी के अंदर भी ये जो कलह है ये भी देखने को मिल रही है, मतलब एक राय नहीं बन पा रही है इस मुद्दे को लेकर भी। जायरा जी देखिए, वो अंत में हमारी पार्टी एक राय में ही बोलेगी। कुछ ऐसा देखिए हर जगह मत भिन्नता होती है, किसी ने कहा होगा, लेकिन अंत में जो है सब चीजें एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग बोलते हैं, क्योंकि हमारा नारा सबका साथ सबका विकास का है। देखिए गुजरात में और महाराष्ट्र में के कल्चर में, क्योंकि दोनों जगह व्यापारिक कल्चर है, कोई बहुत ज्यादा भिन्नता नहीं है। तो गुजरात से लोग महाराष्ट्र बहुत गए हैं और महाराष्ट्र से गुजरात व्यापार करने आना जाना रहता है। और अंधेरी साइड में कभी भी आप चले जाइए तो अंधेरी में जो है बहुत गुजराती लोग और मराठी लोग एक साथ मिल बैठकर व्यापार करते हैं, तो उसमें उसकी चीजें नहीं है जायरा जी। लेकिन अभी जो शिवसेना के प्रवक्ता हमारे बोल रहे थे और उनका साथ कांग्रेस के हमारे भाई रत्नेश जी दे रहे थे, शिवसेना के पास देखिए न तो अपना नाम रहा, न अपना चुनाव चिन्ह रहा। उस चुनाव चिन्ह पर भी जनता दल का जो पुराना चुनाव चिन्ह था, उन लोगों ने भी एक दावा ठोक रखा चुनाव आयोग में। अब वो देखिए क्या फैसला होता है कि वो आगे तक बरकरार रहेगा, मसाल जलेगी कि बुझ जाएगी, उस पर भी अभी संदेह है। तो ये जो व्यक्ति ना अपना नाम के साथ नहीं जा सकता, जो अपनी पहचान के साथ नहीं जा सकता, और अभी अशोक जी ने कहा कि जितनी रैली में भीड़ आई, आपने उसका जवाब दे दिया, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, भीड़ उधर भी थी। ऐसा नहीं है कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर भीड़ एक जगह थी, लेकिन वहाँ की जनता आज जान रही है कि शिवसेना असली कौन है और कौन भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन शिवसेना के जो सपने थे उसको साकार करने का काम करेगी। और अब देखना होगा कि आखिर जब चुनाव होते हैं तो किसकी जीत होती है। खास मेहमान लगातार बने हुए हमारे साथ। रत्नेश जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। हम इस सीट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर उत्तर भारतीय हैं, जैसे कि लगातार मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। गुजराती बहुत कम इलाके में आते हैं और अब तक जो कैंडिडेट जीत रहे थे रमेश लटके यहाँ से, जिनके निधन के बाद सीट खाली हुई है, वह मराठी थे। तो उत्तर भारतीयों के होने के बावजूद भी एक मराठी कैंडिडेट लगातार यहाँ से जीतता चला आ रहा था। तो क्या लग रहा है आपको कि इतना अच्छा जनाधार वहां पर शिवसेना का है कि एक बार फिर से ऐसी ही हमें जीत देखने को मिल सकती है, या फिर अब बदलाव हो सकता है इस बार कुछ? देखिए, जैसा कि मैं आपकी जब रिपोर्ट देख रहा था जो कार्यक्रम के पहले चल रही थी, उसमें एक उल्लेख था कि लगभग कांग्रेस के वहां 35,000 सपोर्टर वोटर्स हैं। तो वो जो कांग्रेस का 35,000 के आसपास का जो वोट है वो शिवसेना के साथ इकट्ठा जाएगा। तो आप समझिए 35, अगर मान लीजिए कि उस 35 का 25,000 भी शिवसेना को शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। अगर 10,000 में मान लीजिए बीजेपी और शिंदे गुट लगा ले जाता है सेम, बाद भी जब दो दलों के मतदाता एक साथ आगे आएंगे तो उसमें जीत सुनिश्चित है। और भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कह ले, जो भी उत्तर भारतीय हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जिन जगहों पर इनकी सरकारें हैं उत्तर भारत के राज्यों में, वहां पे स्थिति क्या है। मैंने पहले भी कहा जायरा जी कि हमारे बहुत सारे रिश्तेदार उस क्षेत्र में हैं जो उत्तर भारत से आते हैं। उन्होंने यहाँ की स्थिति को देखा है ना। वो देखिए, जब एक सरकार सत्ता में होती है और जब एक पार्टी का विधायक होता है, सांसद होता है, तो उसकी स्थिति की तुलना करती है जनता, और यहाँ भी कर रही है। और आप देख लीजिए, आपको पता भी होगा शायद, इनके गोंडा से सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह जी, आज उनका एक स्टेटमेंट आया है, पढ़ लीजिए। वो कह रहे हैं कि लाचार है, हमारी प्रशासन के सामने कुछ चल ही नहीं रहा है। इनके सांसद को बाढ़ में ट्रैक्टर पे निकलना पड़ता है
इनके उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री को ये कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र प्रयागराज में प्रशासन कोई काम ही नहीं कर रहा है। और ये अगर जायरा जी, मुझे लगता है अश्विनी जी को, बृजभूषण सिंह जी का वो स्टेटमेंट देखना चाहिए। कहेंगे तो मैं ट्विटर पे इनको लिंक शेयर कर दूंगा, जो उन्होंने ट्विटर पे जो उनका नहीं, देखिए रत्नेश जी, है। देखिए 2019 में जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी शिवसेना ने साथ में लड़ा था चुनाव, और जो सुनील यादव थे वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे, और उसके बाद से अब तक देखिए समीकरण भी काफी बदल चुके हैं यहाँ पर। तो आपको लगता है कि वही चीज दोहराई जा सकती है या बदलाव होगा? यही सवाल था मेरा। देखिए, वहां से उद्धव गुट के जो भी क्या कहते हैं प्रत्याशी थे वो जीते थे, और इस बार भी उद्धव गुट और कांग्रेस की समर्थित प्रत्याशी जीतेंगे। इसमें शंका और शोभा कुछ है ही नहीं। पिछली बार बीजेपी सपोर्ट कर रही थी ना 19 में। नहीं, अब बीजेपी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस भी तो सपोर्ट कर रही है। और आप क्या कह रहे हैं, देखिए, लेकिन बीजेपी तो अब देखिए सत्ता में है, कांग्रेस तो नहीं है ना, तो फर्क तो पड़ता है उस चीज का। चलिए ठीक है, अश्विनी शाही जी से ही पूछ लेते हैं। अश्विनी शाही जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से रत्नेश जी यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी की लगातार आप बात कर रहे हैं कि सिर्फ उनके नाम पर ही वोट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, रत्नेश जी का ये कहना है। जायरा जी, बहुत बढ़िया इन्होंने कहा, और इन्हीं की बात का जवाब मैं इनको देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा। ये रत्नेश भाई बार बार महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश आ जाते हैं, तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर कहता हूँ। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी से दोनों को अगर मिला दिया जाता वो चुनाव में, तो ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन जब मिलकर लड़े तो भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको हराया, और 10 सीट और 5 सीट यानी कि 15 सीट 80 सीटों में हम लोगों ने उनके लिए छोड़ा था, और हम लोग 65 सीटों पर विजयी रहे थे। तो अब आप देख लीजिए कि दोनों मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, और दोनों अलग अलग लड़े थे तो भी भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे थी। तो ये चीजें आज देखिए, लड़ाई होगी, हर चुनाव में लड़ाई होती है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था पिछला विधानसभा महाराष्ट्र का, तो और जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर शिवसेना भाग गई कांग्रेस के और एनसीपी के साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए, तो जनता वो देख रही है कि मैंडेट हमने दिया था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, और ये भाग गए। लेकिन जब शिवसेना फिर से हमारे साथ आ गई है, तो आज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सामने, चाहे कांग्रेस जो देश में लुप्तप्राय हो रही है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और शिवसेना जो एक नया नाम मिला है उद्धव ठाकरे की शिवसेना जो हो गई है, वो तीनों मिल जाए तो भी वहाँ की जनता ये जान रही है कि हमको किसको वोट देना है। ठीक है, अशोक कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अशोक कुमार जी कही अपनी बात रखिए। आऊंगी रत्नेश जी आपके पास, उनकी सुन लेते हैं पहले। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये बोल रहे हैं कि भाग गए हैं। उद्धव जी तो शुरू से थे, ना कभी भागे हैं और ना कभी भागेंगे। जो बीजेपी पूरे देश के अंदर जो तांडव मचा रही है, पूरे देश की पब्लिक देख रही है, भूखमरी और लाचारी और बेरोजगारी, पूरी तबाही और महंगाई, उस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ इनको सरकार जो है ईडी के दबाव से या संस्था के दबाव से इन्होंने सरकार ने तोड़नी है और विरोधी गुट को मिला लिया। जो गद्दार है, उनका नाम गद्दार है, उनके बच्चे के, उनके आने वाले बच्चे की पीढ़ियां तक बोलेगी कि ये गद्दार पार्टी थे जो उद्धव जी से इन्होंने और बाला साहब ठाकरे जी से गद्दारी करी। और वही महाराष्ट्र के लोग और पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि आप जो है कैसे गद्दारी कर रहे हैं और कैसे दबाव में, संस्था के दबाव में आप। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने बाला साहब के सिद्धांतों से गद्दारी करी है, इसलिए इन्होंने ऐसा करा, मतलब उन लोगों का ये कहना है। जब हमारा और इनका जो 19 में इलेक्शन लड़े थे, तो इनका एक हमारा वर्बली एक मीटिंग हुई थी कि 2.5 साल आपकी सरकार बनेगी और 2.5 साल हमारी बनेगी। जब हमने इनको मौका दिया 2.5 साल का, तो इन्होंने हमें 2.5 साल बनाने नहीं दिया। इन्होंने बदमाशी करी है, इन्होंने जो है हमारे साथ गद्दारी करी है। ये भी गद्दार है और जो छानवी लेके गया वो भी गद्दार है। 2.5 साल हमें देना था, लेकिन उन्होंने हमें सारे गद्दार हैं। आप अगर मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं तो बड़े ईमानदार हैं, बाकी सब गद्दार हैं। नहीं तो ये तो भाई क्यों नहीं बनने दिया? आपने हमें 2.5 साल क्यों नहीं बनने दिया? चलिए रत्नेश जी अपनी बात रखिए। ठीक है अश्विनी जी, अशोक कुमार जी, रत्नेश जी कही अपनी बात। देखिए जायरा जी, बहुत अच्छी तरह से अश्विनी भाई साहब ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश भाग जाता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन उत्तर भारतीयों को भाजपा ही बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनका जन्मस्थल उत्तर प्रदेश है, तो उनकी मानसिकता को समझने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ, इस समय गोंडा लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग वहाँ पर रहते जरूर हैं, लेकिन वोट हमेशा एक मराठी शख्स को ही देते आए हैं अब तक। देखिए मैं आपको उसका जवाब दे दूं। जब उत्तर भारतीय कोई उनके सामने विकल्प नहीं होगा तो नहीं, विकल्प था उनके पास उत्तर भारतीय। सुनील यादव जी उत्तर भारत से ही ताल्लुक रखते थे वो पिछली बार के चुनावों में।
निर्दलीय देखिए, लड़े थे सुनिए लेकिन बात- फिर भी उन्होंने सुनिए। नहीं दिया वोट, मराठी कैंडिडेट को ही वोट दिया था। देखिए जयरा जी, एक पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होना और एक निर्दलीय प्रत्याशी होना दोनों अलग चीजें होती हैं। जब आप एक अधिकृत पार्टी के प्रत्याशी होते हैं तो आप एक विचारधारा के साथ जुड़े होते हैं और जनता इस बात को समझती है। दूसरी बात जो अभी ये कह रहे थे कि वहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में पिछले एक साल से सत्ता में आ गई है। इनका डिप्टी सीएम है, उसके पहले इनका सीएम हुआ करता था। मैं आपको एक घटना बताता हूँ जायरा जी। यवतमाल एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे 2004 से लेकर 2014 तक 6000 के समथिंग किसानों ने आत्महत्या की थी। लेकिन 2014 से लेकर 2018 के बीच में लगभग 11 साढ़े 11,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली और प्रधानमंत्री जी ने वहां पर किसानों के साथ चाय पे चर्चा की थी। तो ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वोपरि लीडर, मैं मानता हूं कि इस समय मोदी जी की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी सर्वोपरि है। भारतीय जनता पार्टी में वही होता है जो मोदी जी कहते हैं। क्योंकि मोदी जी के नाम पर ही तो वोट लेते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, मोदी जी के नाम पर ही वोट मिलता है। और आज जो बीजेपी की स्थिति है मोदी जी की वजह से है। चलिए ठीक है, देखिए समय की भी कमी है मेरे पास रत्नेश जी, समय की कमी। देखिए अभी लास्ट कमेंट लेना है सबसे। 10 सेकंड में अपनी चलिए बात कंप्लीट कहिए। अच्छा, उन्होंने जहां पर किसानों के साथ चाय पे चर्चा की, वहां पर किसानों की इतनी बदतर स्थिति हो गई। क्या ये महाराष्ट्र की जनता नहीं देख रही होगी? क्या महाराष्ट्र के लोगों तक ये मैसेज नहीं जा रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई तो वो क्या कर रही थी? चलिए ठीक है, अश्विनी शाही जी कहिए। जयरा जी, पालघर की घटना हुई, 2 साधुओं को लिंचिंग में मारा गया। वहां इनकी सरकार थी, इन्होंने क्या किया? वो माननीय कोर्ट ने इनको लताड़ा है, कोई काम नहीं किया इन्होंने। एक जो है किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, माननीय कोर्ट ने लताड़ा है। अब जाकर तो वो भी जनता देख रही है रत्नेश भाई कि आप लोग क्या करते रहे, किसके लिए क्या करते रहे। चलिए ठीक है। अशोक कुमार जी के पास आऊंगी मैं। ठीक है, समय की कमी है, अपना लास्ट कमेंट रख दीजिए अशोक कुमार जी आप भी। ठीक है मैं तो ये कहना रत्नेश चाहता हूँ जी, कि ठीक है चलिए कहिए अशोक कुमार जी। इस बार महाराष्ट्र की सरकार बहुत अच्छे से सबक सिखाने वाली है। पूरे महाराष्ट्र की जनता में आक्रोश है कि किस तरह शिवसेना के साथ जो इतनी अच्छी सरकार चलाया, पीछे जो कोरोना के टाइम में कितनी महामारी थी और कितनी मुसीबत में, और सबसे नंबर 1 जो महाराष्ट्र सरकार का काम आया है कि इतनी अच्छी जी ने सरकार चलाई है और उसको उनके साथ जो धोखा किया है गद्दारों ने, तो उन गद्दारों को सबक सिखाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार इस बार पूरी तन मन धन से लगी है और महाराष्ट्र की हमेशा जीत होगी। हमारी उद्धव जी की हमेशा जीत होगी और जो भी सहयोगी हैं सब हमारे हमें साथ हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास पेशकश में। और 3 नवंबर को उपचुनाव ये होने हैं और देखना होगा कि आखिर इस बार जनता किसे चुनती है। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।